हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्जिलिक अम्ल वाले चैप्टर में। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो कंप्लीट हो गया था जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग को देखना है कार्बोक्जिलिक अम्ल के बारे में। तो जो कार्बोक्जिलिक अम्ल है वो एक प्रकार का एसिड है। एसिड में क्रियात्मक समूह जो पाया जाता है उसको बोला जाता है कार्बोक्जिलिक समूह या फिर कार्बोक्जिलिक अम्ल समूह। तो जो कार्बोक्जिलिक समूह है वो होता है COOH। तो यह है कार्बोक्जिलिक समूह का क्रियात्मक समूह। तो इस क्रियात्मक समूह को अगर हम लोग फैला करके लिखते हैं तो ये C डबल बॉन्ड O के रूप में रहेगा और ये जो OH है वो हाइड्रॉक्सी ग्रुप के रूप में रहता है। तो इसी को अगर फैला करके लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड O OH के रूप में लिखाता है। तो अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो ये जो है C डबल बॉन्ड O ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है और ये जो OH ग्रुप है ये हाइड्रॉक्सी ग्रुप कहलाएगा। तो कार्बोनिल, हाइड्रॉक्सी और प्लस लास्ट में ऑक्सील लगा करके इस कार्बोक्सिल का नामकरण किया गया है। तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी है और हाइड्रॉक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो हमको क्या करना चाहिए, इन दोनों के गुण को मिला करके इसका गुण पाया जाना चाहिए, ऐसा समझ में आता है। लेकिन इसमें क्या होगा, जो कार्बोक्जिलिक अम्ल है उसका गुण कार्बोनिल के गुण और हाइड्रॉक्सी के गुण दोनों के गुणों से बिल्कुल अलग पाया जाता है। तो इसमें अब देखेंगे कि जो कार्बोक्जिलिक अम्ल है यह उन दोनों के गुणों से बिल्कुल अलग पाया जाता है। तो ये दो प्रकार का पाया जाता है जो कार्बोक्जिलिक अम्ल है। पहला रहेगा एलिफैटिक कार्बोक्जिलिक अम्ल, जिसमें क्या होगा, एल्किल ग्रुप के साथ कार्बोक्जिलिक समूह माने कि COO ग्रुप, COOH ग्रुप जुड़ा रहेगा तो कहलाएगा एलिफैटिक। जैसे कि यहाँ पे CH3COOH ये एक एलिफैटिक कार्बोक्जिलिक अम्ल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप जिसमें क्या होगा, एरोमेटिक कार्बोक्जिलिक अम्ल। तो एरोमेटिक वाले में ये जो COOH है वह बेंजीन रिंग वाले किसी चक्रीय यौगिक से जुड़ा रहेगा। तो यह है बेंजीन रिंग, इसमें जुड़ा हुआ है COOH। तो ये क्या कहलाएगा, बेंजीन प्लस कार्बोक्जिलिक अम्ल। तो ये हो जाएगा बेंजोइक अम्ल, ठीक है। तो दो प्रकार के कार्बोक्जिलिक अम्ल पाए जाएंगे, ये सब है एलिफैटिक और ये है एरोमेटिक। तो दो प्रकार के इसमें देखने को मिलते हैं। अब देखेंगे कि जो एलिफैटिक मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल पाए जाते हैं, अब इसमें कार्बोक्जिलिक अम्ल में मोनो, डाई और ट्राई प्रकार के भी रहता है। तो कोई सा कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल एक ठो COOH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा वो कहलाएगा मोनो कार्बोक्जिलिक अम्ल। जब दो ठो COOH ग्रुप रहता है तो वो कहलाएगा डाई कार्बोक्जिलिक अम्ल और जब तीन ठो रहेगा तो वो कहलाएगा ट्राई कार्बोक्जिलिक अम्ल। तो जो साबुन का सूत्र होता है उसमें पामिटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, इन सभी के उच्च आवासीय अम्ल साबुन के रूप में पाए जाते हैं। तो जो पामिटिक अम्ल है उसका सूत्र होता है C15H31COOH और जो स्टीयरिक अम्ल है उसका सूत्र होता है C17H35COOH। ये दोनों वसा के रूप में पाए जाते हैं और इनका जब जल अपघटन करते हैं तो वहाँ से साबुन का निर्माण किया जाता है। अब ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन कार्बोक्जिलिक अम्ल का। अब आगे हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्जिलिक अम्ल। तो जो एलिफैटिक कार्बोक्जिलिक अम्ल है उसका नामकरण देख लेते हैं। तो सामान्य पद्धति में इनका जो नामकरण किया जाता है वह इसको किन स्रोत से प्राप्त किया गया है उसके आधार पे करते हैं। तो चींटी के आसवन से, जो चींटी रहता है ना, चींटी लाल कलर का, उन चींटियों का आसवन किया गया था। उसके बाद उसमें क्या पाया गया, एक ठो अम्ल वहाँ से प्राप्त हुआ। तो चींटी में जो अम्ल पाया जाता है उसको बोला जाता है फार्मिक अम्ल, ठीक है। तो लैटिन भाषा में जो
फार्मिका है उसी को चींटी कहा जाता है। तो जो फार्मिक अम्ल था और चींटी से प्राप्त हुआ था और चींटी का नाम फार्मिका था, तो फार्मिका के आधार पे फार्मिक अम्ल का नाम पड़ा पहला। दूसरा देखते हैं, जो विनेगर रहता है उसका मुख्य घटक एसिटिक अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल कहाँ से प्राप्त हुआ था? विनेगर से प्राप्त हुआ था। और विनेगर को लैटिन भाषा में एसिटम भी कहा जाता था। तो विनेगर को कहा जाता था एसिटम, और एसिटम माने कि विनेगर से प्राप्त हुआ, इसलिए एसिटम के आधार पे एसिटिक अम्ल दूसरे यौगिक का नाम पड़ गया। इसी प्रकार से जो ब्यूटेरिक अम्ल है उनको बटर से प्राप्त किया गया था। बटर जो रहता है वहीं से, तो बटर से प्राप्त होने के कारण उसको ब्यूटेरिक एसिड कहा गया। इस प्रकार से जहाँ जहाँ से प्राप्त हुआ उस नाम के आधार पर 2-4 यौगिकों का नामकरण किया गया। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि एक यौगिक आता है C10H21COOH। इसमें भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो यह भी एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इसका नामकरण जो है वह अनडेसिलिक अम्ल इसको कहा जाता है। तो जब कार्बन की संख्या 10 है और इसमें यहाँ पे 10 कार्बन है और यहाँ पे क्या है COOH में एक कार्बन है, तो 10 से 11 कार्बन हुआ। तो 11 कार्बन वाले को क्या कहा जाता है? अनडेसिल या अनडेसी कहा जाता है। तो अनडेसिलिक अम्ल इसको कहा गया। तो इस प्रकार से इनका सामान्य नामकरण करते हैं। अगर हम लोग अल्फा बीटा गामा वाला कार्बन देखेंगे तो जो क्रियात्मक समूह रहता है इसमें कार्बोक्सिलिक में COOH क्रियात्मक समूह है। इस क्रियात्मक समूह की पहचान करने के लिए आप लोग को प्रैक्टिकल में अभी करना है, जिसको आप लोग करोगे और लिखोगे भी। तो ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें इससे सीधे जुड़े हुए कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन, अल्फा से सीधा जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, बीटा से सीधा जुड़ा हुआ कार्बन गामा कार्बन, और गामा से सीधा जुड़ा हुआ कार्बन डेल्टा कार्बन। तो क्रियात्मक समूह से सीधा जुड़ा हुआ जो कार्बन रहता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, और इस पे कोई हाइड्रोजन अगर रहता है ऐसे तो ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। अब इसके बाद वाला बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, इस प्रकार से कार्बन का नामकरण करते हैं। तो इसके आधार पे भी सामान्य नामकरण किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे कोई ग्रुप है तो अल्फा पोजीशन पे है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा ब्यूटेरिक एसिड या अल्फा क्लोरोब्यूटेरिक एसिड, बीटा ब्रोमोब्यूटेरिक एसिड, ऐसे उसका नामकरण करते हैं। अब जो दूसरे नामकरण की पद्धति है जो अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं वो क्या है? IUPAC नामकरण की पद्धति। तो जो IUPAC नामकरण की पद्धति है इसमें कार्बन को नंबरिंग किया जाता है, संख्या दिया जाता है। तो COOH को 1 नंबर देते हैं, ये 2, ये 3 और ये है 4। ठीक, तो अब इसमें नंबरिंग कर देते हैं। कहाँ से करेंगे? क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से शुरू करेंगे और सीधी श्रृंखला जहाँ पे ज़्यादा लंबा मिलेगी उस कार्बन की श्रृंखला में नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 हो गया। अब इसका नामकरण करते हैं तो तीसरे पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप उपस्थित है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो और 1 2 3 4 ठो कार्बन है, तो 3 ब्रोमो ब्यूटेरिक अम्ल या फिर ब्यूटेनोइक अम्ल इसको कहा जाता है। अगर IUPAC में करेंगे तो लास्ट में ओइक शब्द आता है, फिर अम्ल आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक अम्ल। अगर हम लोग साधारण पद्धति में करेंगे तो इसको अल्फा बोलेंगे और इसको बीटा कार्बन, और ये है गामा कार्बन, तो बीटा ब्रोमो ब्यूटेरिक अम्ल। लेकिन IUPAC पद्धति में लास्ट में ओइक अम्ल जोड़ा जाता है, ओइक अम्ल। तो IUPAC पद्धति में इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक अम्ल। इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। अब देख लेते हैं कि जो एरोमेटिक वाले का नामकरण है जो कहाँ से मिला था, यह है फार्मिक अम्ल,
HCOOH ये चींटी से मिला था, वही है फॉर्मिक अम्ल। तो इसमें केवल एक ही कार्बन उपस्थित है। तो एक कार्बन वाले को मेथेन बोलते हैं, तो उसके आधार पर इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। यह है एसिडिक अम्ल जो विनेगर से प्राप्त हुआ था। इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाले को एथिल ग्रुप बोलते हैं, तो इसको एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। इसमें 3 कार्बन है, 3 वाले को प्रोपेन कहा जाता है, तो इसको प्रोपेनोइक अम्ल भी बोलेंगे। इसमें देखते हैं तो 2 CH3 ग्रुप, एक C से जुड़ा हुआ है CH से, और इस CH से फिर एक COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसमें इसको आइसोब्यूटेरिक अम्ल भी कहा जाता है। इस यौगिक में जो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो ब्यूटेनोइक अम्ल होगा, और बीच वाले कार्बन से ब्रांच के रूप में COOH ग्रुप जुड़ा है, तो यह हो जाएगा आइसोब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक, तो इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है, या इसको आइसोब्यूटेरिक अम्ल भी बोल सकते हैं। अगर कार्बन का अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो 2 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल भी इसको कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका नाम आता है। अब अगर ब्रांच वाले को हटा देते हैं तो मेन श्रृंखला में जितना कार्बन रहता है उसके आधार पर नामकरण करते हैं। तो इसमें अगर नंबरिंग नहीं करेंगे तो ये ब्यूटेनोइक अम्ल कहलाएगा, लेकिन अगर नंबरिंग करते हैं और इसको ब्रांच के रूप में लेंगे तो इसमें 3 कार्बन है सीधे ब्रांच में, सीधे श्रृंखला में, तो ये प्रोपेनोइक अम्ल कहलाएगा। तो 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल या फिर आइसोब्यूटेरिक अम्ल भी कहा जाता है। अब देखते हैं, ये तो हो गया एलिफैटिक यौगिकों का नामकरण, जिसमें क्या था, COOH ग्रुप प्रेजेंट था। तो कई प्रकार के ऐसे यौगिक भी मिलेंगे जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है, जैसे कि COOH ये एक अम्ल है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका नाम होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, इसी प्रकार से जो ये दोनों COOH ग्रुप है, CH2 से जब जुड़े रहते हैं तो इसका नाम होता है मैलोनिक अम्ल। तो इस प्रकार से 2 वाले भी पाए जाते हैं जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है। इसके बाद 3 COOH वाले भी यौगिक पाए जाते हैं जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट रहता है, जिसको ग्लिसरिक अम्ल भी कहा जाता है, और उसका सूत्र होता है CH2 COOH CH फिर आता है CH2 COOH। इस प्रकार से 3 इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद देखते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। तो जो एरोमेटिक वाले हैं उसमें बेंजीन रिंग रहेगा, तो यह है बेंजीन रिंग, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बेंजेनोइक अम्ल इसका नाम हो जाता है, या बेंजोइक अम्ल भी इसको कहा जाता है। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पे जुड़ा है, तो इसकी तुलना में ये हमारा आर्थो पोजीशन होगा, ये होगा मेटा और ये होगा पैरा पोजीशन। इस आर्थो पोजीशन पे अगर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थोब्रोमो बेंजोइक अम्ल। अगर यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। अगर यहाँ पे ब्रोमीन या फिर कोई ग्रुप जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा पैरा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। तो इस प्रकार से इसमें कार्बोक्सिलिक समूह और आर्थोमेटा पैरा पोजीशन के आधार पर नामकरण किया जाता है। तो यह हो गया नामकरण किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अब देखते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक समूह है उनमें समावयता या फिर आइसोमेरिज्म, तो क्या होता है, 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान होता है लेकिन उनकी संरचना सूत्र जो है अलग अलग पाई जाएगी।
तो उसके आधार पे जो अलग अलग संरचना बनते हैं वो आइसोमर कहलाते हैं और वह जो घटना है आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो इसमें कार्बोक्जिलिक अम्ल में कितना ठो समावयता पाया जाता है? 4 प्रकार की समावयता पाई जाती है। पहला है श्रृंखला समावयता, दूसरा है क्रियात्मक समूह समावयता, तीसरा है ज्यामितीय समावयता और चौथा है प्रकाशीय समावयता। तो पहला देखते हैं श्रृंखला समावयता। तो कोई सा भी यौगिक लेंगे, उसका कार्बोक्जिलिक यौगिक का पढ़ रहे हैं तो कार्बोक्जिलिक यौगिक का सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2nO2। यह है कार्बोक्जिलिक यौगिक का सामान्य सूत्र। जितना कार्बन रहेगा उसकी दुगुना उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन की संख्या 2 रहती है। तो इस सूत्र में क्या होगा? इसके अनुसार कोई सा यौगिक का सूत्र होगा जिसमें एक में क्या होगी, इस प्रकार से सीधी श्रृंखला होगी और दूसरे में क्या होगा, इस प्रकार से। यह है ब्रांच वाली, तो इसमें नीचे ब्रांच के रूप में CH, यहाँ पे CH3 कर देते हैं, यहाँ पे CH3। तो यह है सीधी श्रृंखला, यह है ब्रांच वाली श्रृंखला। तो एक ही सूत्र रहेगा, लेकिन एक में क्या होगा, सीधी श्रृंखला पाई जाएगी और एक में शाखा वाली श्रृंखला पाई जाएगी। तो वह जो समावयता है वह श्रृंखला समावयता कहलाता है। दूसरा देखेंगे तो क्रियात्मक समावयता। क्रियात्मक समावयता में क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग यौगिक, किसी भी यौगिक का सूत्र ले लेंगे, उसमें क्या होगा, जैसे कि एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। इसके अनुसार C5H2n है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और O2। तो यह जो सूत्र है इसमें 2 प्रकार का क्रियात्मक समूह पाया जाता है। पहला जो क्रियात्मक समूह है उसमें क्या होगा, COOH ग्रुप पाया जाएगा और दूसरा क्रियात्मक समूह में COOR ग्रुप पाया जाता है। तो यह जो COOH है यह कहलाएगा अम्ल। तो ये अम्ल होगा इसका क्रियात्मक समूह, और COO जो R है यह कहलाएगा एस्टर या फिर एस्टर क्रियात्मक समूह। तो इसमें R के जगह पे CH3, C2H5 कोई सा भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, कोई सा कार्बन का श्रृंखला हो सकता है, कोई सा भी बेंजीन रिंग इस R के जगह पे हो सकता है। तो इसमें जब COO के दोनों तरफ एल्किल या फिर एरिल ग्रुप रहेंगे तो वह एस्टर कहलाएगा, और जब COOH रहेगा तो वह अम्ल कहलाएगा। तो इस प्रकार 2 क्रियात्मक समूह पाया जाता है, लेकिन उसका जो अणु सूत्र है समान रहेगा, तो वह क्या कहलाएगा, क्रियात्मक समूह समावयता कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग कि ज्यामितीय समावयता। तो ज्यामितीय समावयता में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक यौगिकों का अणु सूत्र समान रहेगा, लेकिन जो उनकी संरचना है वह अलग अलग पाई जाती है। जैसे कि C+C, इसमें एक तरफ COOH है और इसमें भी है COOH, ठीक है। इधर H है और ये है H। इसमें 2 कार्बोक्जिलिक ग्रुप हैं, दोनों में COOH एक ही साइड में है, इस कार्बन के एक साइड में, और 2 जो H है इस कार्बन के एक साइड में है। तो ये क्या कहलाएगा, सीस रूप कहलाता है। सीस ट्रांस 11वीं में पढ़े होंगे आप लोग। जब डबल बॉन्ड के एक ही तरफ समान ग्रुप पाए जाते हैं तो सीस रूप कहलाते हैं, और एक ही तरफ फिर से समान ग्रुप पाए जाएंगे तो ये विशेष रूप कहलाएगा। तो ये हो गया सीस रूप के रूप में। और इसी में क्या होता है, C+C, तो ये COOH इधर है तो इसका COOH किधर हो जाएगा, COOH। एक का इधर है तो एक का इधर है, इसका हाइड्रोजन इधर है तो इसका हाइड्रोजन इधर हो जाएगा। तो इस कार्बन के
लेकिन संरचना में एक शीर्ष रूप में है, एक ट्रांस रूप में है, तो ये ज्यामितीय समवायता कहलाएगी। आगे देखते हैं प्रकाशीय समवायता। तो जो प्रकाशीय समवायता पाया जाता है उसमें किरेल कार्बन के आधार पे यह पाया जाता है। तो किरेल कार्बन किसको बोला जाता है? ऐसा कार्बन जिसमें 4 ग्रुप जुड़ा रहेगा और चारों ग्रुप अलग अलग प्रकार का होगा, वो कहलाता है किरेल कार्बन। जैसे ये है कार्बन, इसमें COOH एक तो ग्रुप हुआ, ये दूसरा ग्रुप हुआ, ये OH तीसरा है और यहाँ पे है CH3। तो इसमें 1 2 3 4 ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन ये चारों ग्रुप अलग अलग हैं। तो कार्बन की जो 4 संयोजकता रहती है, ये चारों संयोजकता अलग अलग समूह से या फिर परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन है ये कहलाएगा किरेल कार्बन। किरेल कार्बन, और किरेल कार्बन को कार्बन स्टार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जिस भी यौगिक में ऐसा किरेल कार्बन पाया जाएगा जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग उपस्थित होंगे, तो उस प्रकार का जो यौगिक है वह प्रकाशीय समवायता प्रदर्शित करता है और प्रकाश की किरण को लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड या फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके प्रकाशीय समवायता प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल, ये लैक्टिक अम्ल का सूत्र है CH3 CHOH COOH। तो ये एक किरेल कार्बन है इसमें, तो ये प्रकाशीय समवायता प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से टार्टरिक अम्ल में 2 किरेल कार्बन या असममित कार्बन पाया जाता है, जिसके कारण वह भी समवायता प्रदर्शित करता है। उसके बाद आता है कार्बोक्जिलिक अम्ल बनाने की सामान्य विधियां। तो जो कार्बोक्जिलिक अम्ल बनाने की सामान्य विधियों में सबसे पहले आता है एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। तो जब हम लोग एल्कोहल पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े हैं प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। उसके बाद हम लोगों ने एल्डिहाइड पढ़ा, उसमें भी पढ़े हैं एल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल से बनता है, कीटोन द्वितीयक एल्कोहल से बनता है। फिर उसी एल्डिहाइड का क्या करते हैं, आगे जब ऑक्सीकरण करते हैं तो हम लोग को कार्बोक्जिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस विधि को आप लोग पढ़ चुके हैं हम लोग, तो आप लोग देख लेना। उसके बाद दूसरा आता है, पहला था एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। तो एल्कोहल को ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीकरण करेंगे तो अम्ल बनेगा। दूसरी विधि है एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। तो जब एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर रहे हैं तो भी वहाँ से कार्बोक्जिलिक अम्ल प्राप्त होता है और यह जो ऑक्सीकरण है किसी अभिकर्मक या फिर लवण की उपस्थिति में पाया जाता है। उसके बाद आता है कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा। तो जब कीटोन का ऑक्सीकरण करते हैं तो कीटोन में आता है एसीटोन, जिसको हम लोग एल्डिहाइड वाले में और एल्कोहल वाले में पढ़े थे, एसीटोन CH3CO CH3। इसका जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो 2 अम्ल हमको प्राप्त होता है। पहला एसिटिक अम्ल जो विनेगर से भी प्राप्त होता था और दूसरा है फार्मिक अम्ल जो चींटी से प्राप्त होता था। इसके बाद आता है एल्किल साइनाइड का जल अपघटन। तो जो एल्किल साइनाइड है RCN N, इसका जब क्या करेंगे, जल के साथ रिएक्शन कराएंगे HOH के साथ जल अपघटन, तो यहाँ से बनेगा ये जो O है यहाँ पे जाकर के ऐसे जुड़ेगा और ये N के पास ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा RC+O NH2। इस प्रकार से एक यौगिक का निर्माण होगा। इसका हम लोग क्या करेंगे, फिर से जल अपघटन करते हैं। इसका फिर से जल अपघटन करेंगे आगे जा करके, तो यहाँ से क्या होगा
जो इसमें का एक ऑक्सीजन है यहाँ पे बीच में जुड़ जाता है और ये ONH2 का निर्माण कर देगा। इसका क्या करेंगे आगे, इसको HCl से रिएक्शन कराएंगे HCl से, तो इसमें का जो H है इस NH2 के जगह पे जाके ऐसे जुड़ेगा और एक अम्ल का निर्माण कर देगा। यह जो अभिक्रिया है वह अम्लीय माध्यम में होगी और यहाँ से जो NH2 था और यहाँ का जो NH4Cl के रूप में यहाँ का NH2 बाहर निकल जाता है। अगर इसको क्षारीय माध्यम में कराते हैं फिर भी वहाँ से हम लोग को कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा जो सोडियम साल्ट के रूप में प्राप्त होगा। तो यह थी एल्किल साइनाइड के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की अगली विधि। अब देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के कार्बोनीकरण के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनाना। तो जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMGX पे किसका रिएक्शन कराते हैं, C डबल बॉन्ड O। यह है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें इस C को बीच में लिखे हैं और दो ऑक्सीजन को दोनों तरफ जोड़े हैं। इसके साथ किसका रिएक्शन कराएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक माने कि RMGX। यह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र। इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो पहले जो पढ़े हैं उसी अभिक्रिया के अनुसार क्या होगा, इसमें जो C डबल बॉन्ड O है और इस O के साथ MgX से जा करके जुड़ जाएगा और यहाँ पे R ग्रुप जुड़ेगा। इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, फिर से इसका जल अपघटन करेंगे। तो यह जो MgX है इस OH के साथ यहाँ पे MgOH बना करके बाहर निकलेगा और यहाँ का H यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो यह है किससे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से कार्बोनीकरण द्वारा अम्ल का प्राप्त करने की विधि। उसके बाद देखते हैं कि जो एरोमेटिक अम्ल रहता है जिसमें बेंजीन रिंग पाया जाएगा, उसको बनाने के लिए KMnO4 जिसको पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है, उसकी उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण करते हैं किसका, मेथिल बेंजीन या फिर टालुइन का, तो वहाँ से हम लोगों को पहला सोडियम का साल्ट देखने को मिलता है, फिर लास्ट में बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। अगली विधि है एल्किल हैलाइड तथा एनहाइड्राइड के द्वारा। तो जो हैलाइड है और एनहाइड्राइड है इनका भी जल अपघटन किया जाता है जिसके द्वारा हम लोगों को कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। अगली विधि है एस्टर का जल अपघटन। जो एस्टर अभी हम लोग देखे थे क्रियात्मक समावयता में, जैसे कि RCOO यह एस्टर का सामान्य सूत्र। अगर बेंजीन रिंग के रूप में देखेंगे तो इस R के जगह में एक बेंजीन रिंग रहेगा, फिर COO और R, यह एस्टर। इसका जब H2O के साथ जल अपघटन कराएंगे तो जल अपघटन से क्या होगा, यह जो H2O है OH माइनस और H प्लस आयन के रूप में टूटेगा और ये माइनस और ये प्लस के रूप में यहाँ से टूटेगा। ये माइनस और ये प्लस क्या बना देंगे, यहाँ से एक यौगिक का निर्माण कर देंगे COO और ये वाला H प्लस, यहाँ का जो R प्लस था R और यहाँ का OH माइनस ROH करके एक एल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो एस्टर का जब जल अपघटन किया जाता है तो यहाँ से पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है और दूसरा एल्कोहल का निर्माण होता है। तो यह हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की सामान्य विधियाँ, जिसके बारे में अभी हम लोग देखे। इन सब विधि को देख लेना, परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगली क्लास में कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक तथा रासायनिक गुण
तो उसको अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।